हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये चैप्टर भी बेसिकली एक टाइप का ट्रेलर होने वाला है कि इस साल आप साइंस में कौन कौन क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नई चीज़ें आपके सिलेबस में आएंगी। तो वो जैसे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें पूरे तरीके से बैकग्राउंड दिया था पूरे बुक का, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। तो आइए इस चैप्टर को भी डिस्कस करते हैं। तो exploration, of course, isn't just about discovering new facts or learning about things in nature. Science, as we said in class 6, is a process, so that it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to unknown. In grade 7, we will try to ask deeper questions. How do things work? Why do events happen? And the way they do, and what can we learn from the patterns that we see in nature. तो इसका कहना है कि जैसे हमने क्लास 6 के में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने ये देख लिया था या पढ़ लिया था कि साइंस जो है कि वो एक मैंने क्या बोलते हैं एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक बहुत लंबी चलने वाली प्रोसेस है। ठीक, तो क्लास 7 में हम जो करने वाले हैं, हम और डीपर क्वेश्चंस जाके पूछेंगे कि अगर कोई चीज़ इस नेचर में हो रही है तो वो कैसे हो रही है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, उसे जानने का हम क्लास 7 में ट्राई करेंगे। To do this, we have to step out of this book, step up of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiments. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on the planet. और इसे करने के लिए जो उन डीपर क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए कि नेचर में अगर कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, तो उसके लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा अपना बुक से या फिर क्लासरूम से बाहर जाके, मतलब जिसको बोलते हैं ना आउटडोर एक्सपेरिमेंट, कि बाहर निकल के एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को जानना, वो करने का हम ट्राई करेंगे। अब वही हमारे लिए एक तरीके से बेसिक जिसको बोलते हैं हमारा बेस बनाएगा प्रैक्टिकल साइंस के तरफ। Believe that this will help you to see science as an ongoing process of discovery and not just about uh, discovery alone, but also responsibility. As young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens to the natural world and connected to the society we live in. तो जैसे जैसे अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी नेचर में चीज़ें हैं जिनके लिए हम ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल और जिसका है पोल्यूशन। ये पोल्यूशन मेनली जो इशू है पोल्यूशन का, वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही है। और इससे सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ये है कि इससे परेशान ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस ह्यूमंस है, बल्कि पूरे नेचर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। बर्ड्स, एनिमल्स और बहुत से ऐसे अनगिनत ऑर्गेनिजम्स हैं जो पोल्यूशन की वजह से सफ़र करते हैं, बट ये जो ये है इसका कॉज है वो मेजरली ह्यूमंस ही हैं बस। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and creating a more sustainable world। हाँ, तो ये भी बात है कि हम हमारा फोकस ये रहेगा कि साइंस के रोल को समझें कि एनवायरमेंटल डैमेज को हम साइंस की मदद से कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबल वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि मतलब
ऐसा वर्ल्ड बनाना जिसमें हम डेवलपमेंट तो करें, क्योंकि पोल्यूशन के रिगार्ड्स में सबसे बड़ा ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उसमें तो पोल्यूशन होगा ही। तो सस्टेनेबल वर्ल्ड का मतलब ये है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरनमेंट को भी उतना डैमेज ना हो कि वो रहने लायक ही ना बचे। तो उस सोच को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो हम सस्टेनेबल वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को एक सिग्निफिकेंट डैमेज हुए बिना भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। But let's get back to into this book for now. You will read about topics in different fields of science, from physics and chemistry to biology and the earth sciences. While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they all are interconnected. तो तो इस साल हम बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड के भी जो साइंस के अलग अलग फील्ड उनसे भी रिलेटेड चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के होंगे, कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के होंगे, कुछ बायो के, कुछ अर्थ साइंसेस के। तो उसमें बेसिकली आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार इतने सारे चैप्टर्स अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन नहीं, सारे चैप्टर्स काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड होंगे। Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area. तो जो साइंटिफिक आइडियाज रहते हैं वो ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर एक एरिया में कोई डिस्कवरी होती है तो वो दूसरे एरिया को भी ऐसा मन एक तरीके से मोटिवेशन देते हैं कि अरे अगर उन लोग ने कुछ ऐसा किया तो हम भी कुछ क्या बोलते हैं डिस्कवरी करें। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा या फिर पता नहीं, शायद आप लोगों को नॉलेज पर्पस बताता हूँ मैं। 19 जो मतलब 20th सेंचुरी जो थी, सभी कोई सोचते हैं कि जो आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रशिया और यूएसए के समय उस समय एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था। तो वो ऐसा नहीं था कि बस वो कोल्ड वॉर बस वेपन वगैरह ये सब के मतलब मिलिट्री पर्पस से था। वो एक तरीके से एक कोल्ड वॉर या एक कंपटीशन या राइवलरी सबने स्पेस और साइंस में भी देखा। क्यों? क्योंकि इतने सारे इवेंचुअली यूएसए और रशिया के बीच में ये हुए स्पेस मिशन एंड ऑल कि लाइक उनमें बेसिकली इस बात का लड़ाई थी कि स्पेस में और साइंस में कौन आगे निकल सकता है। मैंने तो ये सोचिए कि अगर यूएसए में कुछ होता था तो रशिया उसके लिए क्या बोलते करता था कि वो और डिस्कवरी करके वो उससे आगे निकल जाए, और रशिया में अगर कुछ होता था तो यूएसए सोचता था कि अपना नया मिशन लॉन्च करके वो उस सुपीरियर हो जाए। तो ये भी एक होता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह राइवलरी ही चलती है, लेकिन अगर एक कंट्री में अगर कुछ ऐसा होता है डिस्कवरी तो वो दूसरे कंट्री को भी मोटिवेट करती है कि वो भी कुछ ऐसा काम करे और क्या बोलते हैं हम अपने भी साइंस को अपने भी क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स को बेटर करें। So let's take a quick journey through our book. For this year, we will start by looking at the properties of materials around us, mostly the things we experience, but perhaps never ask questions about it. Why are some fruits sour? What happens when we wash a healthy stain on a school uniform? तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन से या जो हम कभी नहीं पूछते। जैसे आप लोगों ने कुछ कुछ देखा होगा कि कुछ कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो सार मतलब क्या बोलते हैं खट्टे क्यों होते हैं। जैसे जो लेमन होता है वो खट्टा क्यों होता है, आखिर इसमें वो खट्टा टेस्ट क्यों करता है। फिर अगर हम हमारी शर्ट पे अगर वाइट शर्ट जो हो, बहुत लोगों को वाइट शर्ट पसंद होती है,
इंक्लूडिंग मी एज वेल, मेरा भी फेवरेट कलर वाइट है। तो अगर उस पर अगर मान लीजिए हल्दी का स्टेन लग जाए और उसको हम साबुन से धो दे तो वो और रेड क्यों हो जाता है? तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम इस साल जानेंगे अपनी इस बुक के थ्रू। We then move on and play with some electrical batteries, lamps, and wire and try to find out other kind of properties of material. What kind of materials do we need to make a lamp glow? This will lead us to classifying materials based on their property and we will enter the वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स जो बेसिक सर्किट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, बैटरी वायर्स, ठीक, ये वगैरह मतलब बल्ब वगैरह मतलब बहुत बेसिक। अभी आप लोग का जस्ट स्टार्ट हो रहा है ये सब, ठीक। जैसे जैसे आप आगे जाओगे फिर बीच में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा और आप डीप में ये सब चीज़ों को जाके पढ़ोगे। तो ये सब पढ़ते पढ़ते हम फाइनली जो ये है अ, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे जैसे शायद आप लोग को अब दिख रहा होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मेटल्स के, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और नॉन मेटल्स के कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो आप लोग देखोगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम सेपरेट आउट करते हैं, ये सब आप लोग इस साल देखोगे। We know from our experience that the torch battery runs out eventually and can't be used. We will explore kind of changes happen around us. Some changes can be reversed or तो हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे बेसिकली दो टाइप के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो जो चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं उनको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, जो नहीं होते हम उनको इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो हम इन दोनों चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rock break into pebbles. What kind of changes are these? Some of these happen faster when things are heated. We will to look at, we will look at how heat flows, whether it is melting an ice in a glass or melting a glacier. Water is of course everywhere, and with the heat from the sun, it evaporates from the sea and falls as rain, perhaps trickling down the ground somewhere to into the ground somewhere far away। तो यहाँ पे बेसिकली काइंड ऑफ आउटलाइन दिया है कि ये वाटर साइकिल का, कि जैसे हीट की वजह से मान लीजिए अगर कोई आइस का क्यूब्स है तो आप लोगों ने देखा होगा गर्मी में अगर आप जो फ्रिज से आइस के क्यूब्स निकालते हैं तो वो गर्मी में अपने आप पिघल जाता है। तो वो ऐसा होता है बेसिकली हीट के वजह से, कि जब आइस के ऊपर जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आइस हल्का हल्का यहाँ पे जैसे पिघल रहा है, तो वो सब होता है हीट के वजह से। तो यहाँ पे जो जब बहुत सारा पानी मान लीजिए अगर ये है जैसे सीज में जब रहता है, जब एक समुद्र है या एक तालाब है या कोई बड़ी सी वाटर बॉडी है, जब उसके ऊपर लगातार सन की रेज पड़ती हैं तो वहाँ का जो पानी है वो हीट होता है और एवापोरेट होके स्टीम बन के क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है। फिर वो क्लाउड्स जब ठंडे होते हैं तब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, तब वही क्लाउड्स से बारिश होती है। फिर वही जो पानी है वापस आता है हमारे धरती पे। अब फिर अगर या तो अगर वो या तो वैसे ही वापस लेक्स रिवर्स वगैरह में जाता है और नहीं हो तो सीधा वो ग्राउंड वाटर के अंदर न ग्राउंड के ने ग्राउंड में जाके स्टोर हो जाता है, ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। However, just it isn't just changes in materials around us that we see
or the hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well, especially around the middle school years, or our bodies are changing rapidly. Why? Not just as humans, they are alive, are essentially to all to grow. We have to eat and breathe blood. तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले इस पैराग्राफ में यहाँ तक बेसिकली आप लोग को बताया गया है एडल्सेंस के बारे में, जो कि एक्चुअली आप लोगों को पढ़ना भी और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये सारे क्यों हो रहे हैं और उनका क्या रोल है और ये उनके पीछे क्या साइंस है, वो सब भी आप इस साल पढ़ोगे, जो कि मेरे ख्याल से इस साल का शायद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उसका मतलब मेरे ख्याल से इसलिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपने बॉडी के बारे में जानना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय पे, क्योंकि जो ये समय होता है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ वनरेबल भी समय रहता है यंग स्टूडेंट्स के लिए, और एक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी भी रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब जो सारी इश्यूज हैं या सारी जो नई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में आप सब जानेंगे इस साल। और ये जो ग्रोथ होता है मतलब बेसिकली एक फॉर्म का ग्रोथ है, जैसे कि आप काइंड ऑफ ये जो एडल्सेंस पीरियड होता है वो जो एक चाइल्ड रहता है और एडल्ट के बीच में एक ब्रिज होता है, एक लिंक होता है। तो इसलिए ताकि आप लोगों की ग्रोथ अच्छे से हो सके आप लोगों को अच्छे से खाना पड़ता है, ब्लड टू हैज टू सर्कुलेट एंड द न्यूट्रिएंट्स ऑन द फूड, बट व्हाई एनिमल्स अलोन डोंट प्लांट। यहाँ पे बेसिकली बताया जैसे कि हमने पिछले साल पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं ये जो हमें ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सो वो फूड आखिर कैसे बनता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑल इसके बारे में हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। फिर ब्रीदिंग के बारे में दिया हुआ है कि अगर हम चलिए सांस ले लेते हैं हमारे पास, जैसे आप लोग अगर हम आप लोगों से अगर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे कि आप सांस कैसे लेते हो तो आप बोलोगे कि हाँ हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स को सांस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लांट्स अगर प्लांट सांस लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं, उनके पास तो नाक नहीं होती। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर हम इस साल खोजेंगे। Over the time life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. But what is time? The clock on the wall or the wristwatch tells us the time and how it passes. We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure the time and how fast या समथिंग एमएल। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि इस साल हम समय को जानेंगे, आई मीन टाइम को समझेंगे कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं, और टाइम मतलब टाइम बेसिकली एक जो उसको बोलते हैं ना टाइम को हम एज अ फिजिकल एंटिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि टाइम है क्या। Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadows of objects in the sun and used the position of shadows to tell the time. Light and shadows are not just useful shadow puppets or to tell the time. Naturally, light helps us to see, and we have developed a lot of ways to generate light so we can read everything as thunder and shine. यहाँ पे बेसिकली हम टाइम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लाइट एंड शेडोज के बारे में भी पढ़ने का कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम लाइट के प्रॉपर्टीज लाइट के यूजेस के बारे में जानेंगे समझेंगे। और आप लोग को तो पता ही है आजकल की दुनिया में बिना लाइट के जो भी आर्टिफिशियल लाइट ठीक
मान लीजिए सन की तो लाइट है ही, लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइट है जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडीज, इन सब के बिना आजकल की दुनिया चल नहीं सकती। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप लोगों को शाम के वक्त या रात के वक्त कोई बल्ब या कोई भी कुछ भी ना हो, तो सोचिए आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो इन सारी डिस्कवरीज कैसे हुई, इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब भी, और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसी साल। But more importantly, asking questions about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in. While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. Even Earth and Moon can cast shadows, leading to the fascinating phenomena of eclipses. तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि लाइट और शेडोज जो है, जो शेडो बनने का फिनोमिना है, ऐसा नहीं कि वो बस हमारे अर्थ पे और हमारे घर में होते हैं, ठीक, लाइक वो एक बहुत ब्रॉड फिनोमिना है। इवन हमारे सोलर सिस्टम में तक ये फिनोमिना चल रहा होता है, जिसमें हमारा मून और इवन सन तक शेडोज कास्ट कर सकते हैं। और जब हमारा सन और मून शेडोज कास्ट करते हैं, तब हमारे यहाँ एक्लिप्सेस होते हैं। एक्लिप्सेस जैसे जिसको हम ग्रहण बोलते हैं, कि जब होता है ना कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, तो वो बेसिकली होता है शैडोज की वजह से। तो वो कैसे होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना हम पढ़ेंगे इस साल। And of course, we have day and night that depend on receiving light from the sun. To understand all this, we need to know how the earth rotates around its axis and how the moon goes around the earth, and the moon and the earth around the sun. So, and the consequences of this movement on life on our beautiful planet. While all this might had have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about this wonderful world we live in? तो इसके लिए जब हम इसके लिए पढ़ेंगे, तो हम इसमें बहुत सारी पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पहले अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है, ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे घूमती है, हमारे अर्थ के अराउंड मून कैसे घूमता है। तो हम पहले बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए कि आखिर ये सब फिनोमेना होता कैसे है। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ये सब सुन के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप लोग जब पढ़ोगे, जब डीप में आराम से ये सब चीज़ें पढ़ोगे, तो आप लोग को बहुत इजीली सब समझ में आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। In this in this chapter that follow, you will also make simple observation and do fun experiments and dive into topics that need careful thinking. Each chapter builds on what you have already know and encourages you to ask questions, explore, and do experiments and think like a scientist. You will find out even those experiments that seem to conform, we think that might need more experiments and more questions. तो यहाँ पे बेसिकली बोला ये गया है कि जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ोगे और आगे पढ़ते जाओगे, आप लोग को एक बात रियलाइज होगी कि आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक वाले, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि समझ रहे हैं कि इस दुनिया में जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है। तो ये जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे, तो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी और आपको मोटिवेट करेगी कि आप और खुद से या अपने टीचर्स से और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो, और ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि आपकी जानने की जो भूख है, ताकि वो बढ़ते जाए। आप और चाहो कि हाँ भाई मुझे और जानना है, मुझे और समझना है, कि
ऐसा हुआ तो फिर ऐसा क्यों होता है, मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ते चले जाएं। बेसिकली यहाँ पे नीड ये है कि ये वाला जो सिंबल है ना वो आपकी लाइफ में परमानेंट बन जाए। तो यही था इंट्रोडक्शन इस बुक का। जो फर्स्ट चैप्टर रहता है, आप लोगों ने क्लास 6 में भी देखा होगा कि क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी एक काइंड ऑफ ट्रेलर टाइप था कि हमने इस साल क्या क्या पढ़ना है। क्लास 7 में भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो काइंड ऑफ ट्रेलर है कि आपने इस साल क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोग को एक तरीके से इस चैप्टर के एंड में यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे क्लास 7 की भी साइंस को। और स्पेशली जो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें पहली पहली बार पढ़ोगे, तो काइंड ऑफ ये एक तरह का इंटरेस्ट बिल्डिंग है कि आप लोगों को लाइफ में आगे जाके, जैसे इसमें फिर बोला था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात की थी कि अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो वो एक काइंड ऑफ आप लोगों का बेस डेवलप होगा। आप लोग समझोगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग कैसे होती है क्लास 10 के बारे में। तो आप लोग को सबसे पहले तो इस बात का आइडिया लगेगा कि साइंस के अंदर भी पार्ट्स हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों का क्लास 7। ऑल द बेस्ट, एंड हम मिलेंगे नए चैप्टर में, काइंड ऑफ सेकेंड चैप्टर में, क्लास 7 की सेकेंड चैप्टर में। टिल देन, सी यू लेटर।